Hello, good morning student. I am Sanjay Kumar, assistant teacher, JP International School. Today I teach you subject Hindi, topic दादी माँ। इसके लेखक श्री प्रसाद सिंह हैं। इस कहानी में जैसा कि इसका शीर्षक है दादी माँ, यानी कि वो जिसकी उम्र एबव 35-40 टू एबव, कमज़ोर ही सही, कमज़ोर ही है कहानी अपनी। इस सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। इस कहानी में लेखक ये कहते हैं कि अचानक ही लेखक को ऐसा लगता है उसकी आंखों के सामने अपने गांव जहां उसकी बचपन बीता है उसकी याद आ जाती है। आशीवन के दिन था, आशीवन के महीने में, और गांव के चारों ओर पानी ही पानी। बरसात का मौसम होता है और चारों तरफ उसके गांव के पानी भरे हुए हैं। दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं, बरसात के दिनों में खासकर जब वर्षा होती है तो गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव के पानी जब बाहर निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी गंदगी लेकर वो आता है और जहां गड्ढे हैं उस तरफ वो चले जाते हैं। उसके साथ अनेकों तरह के सड़े गले वस्तुएं होती हैं। अपने साथ में पानी में बदबू मारने लगता है। जब वो पानी में वो सभी चीज़ें सड़ते हैं, वे सभी अवशिष्ट वस्तुएं सड़ते हैं तो दुर्गंध आना शुरू होता है। और जब दुर्गंध आना शुरू होता है बच्चों, तो वहाँ पर वायु प्रदूषण होती है। वायु प्रदूषण होने के कारण तरह तरह की बीमारियां होने का भय रहता है। बच्चों, आप भी अपने गांव के आसपास देखते होंगे कि बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाते हैं और जो छोटे बच्चे खास करके होते हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि इस पानी में क्या है। बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होते हुए भी बच्चे उसमें उछल उछल कर स्नान करते हैं और बीमारी तक ले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं होती है। दादी माँ शीर्षक में ये लेखक ये बताते हैं कि बच्चों, गांव में इन गंदे भरे जलाशयों में नहाने से, स्नान करने से हर एक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लेखक को बचपन की घटना याद आती है। शायद आप लोग में से भी, हम भी उस समय जब बच्चे थे तो मैं भी हो सकता है कि उस तरह के गंदेल पानी में, हमारे गांव के नज़दीक में जो तालाब, पानी, जो पानी निकलने का रास्ता है, उस समय जब पानी भर जाते थे तो मैं भी स्नान किया हुआ हूँ और आप लोग भी ऐसा करते होंगे। एक बार की बात है, लेखक जब उस तरह के गंदे पानी में स्नान करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें बुखार आने लगता है। जलाशय में स्नान करने के बाद उन्हें बुखार आने लगता है और तब उनको कष्ट होता है।
अब उनको ऐसा लगता है कि शायद उस गंदे पानी में स्नान नहीं किए हुए होते तो आज ऐसा नहीं होता। कष्ट होने पर आदमी को एहसास होता है अपनी गलती का। लेखक के साथ में कुछ इसी तरह का होता है ना। दादी माँ का गहनों पर बिगड़ना व डांटना, उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाना, डांटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह न किए आदेश पूर्वक उससे पैसे मांगना, उसकी वाणी में सरल शासन की कठोरता थी। जब लेखक बीमार पड़ जाते हैं तो दादी माँ उसे डांटती है और कहती है कि तुम अपने आप इस तरह के रोग लेकर के आए हो तो पैसे कहाँ से आएंगे दवाई के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। दादी माँ एक डिक्टेटर के जैसा, एक शासक के जैसा उससे बात करती हैं और वो कठोर वाणी बोलकर उसे लेखक को डराते हैं। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी, दूसरों की सेवा करना। परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों के उपकार करना। थी दादी माँ वैसी कठोर दिल नहीं, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको डांटते हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बड़े भाई हैं बड़ी बहन हैं, कोई भी आपको डांटती है। तो बच्चों इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें डांट सुनना पड़े, प्लस साथ ही साथ हम बीमार पड़ते हैं तो कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। लेखक को एक दिन की बात है, लेखक को दीनू रामू की चाची धन्नो मिल गई जो दादी को कोसने के बजाय मंगल कामनाएं कर रही थी। अब लेखक को यहाँ पर सोचने के ऊपर विवश हो जाते कि दादी माँ कल जब मैं बीमार पड़ा तो हमें इतनी डांट सुनाई, पैसा लाओ दिखाने के लिए, दवाई कहाँ से लाई, क्या तो बहुत तरह की बातें बोली। लेकिन जब रामू की चाची जिसकी नाम धन्नो है वो लेखक के साथ भेंट होती है तो लेखक को वो दादी माँ का बहुत ही बड़ाई करती है, बहुत ही गुणगान करती है, कामनाएं करती है। लेखक को इस पर आश्चर्य होता है कि अरे हमारे साथ एक डिक्टेटर के जैसा, एक शासक के जैसा, क्रूर शासक के जैसा वो दादी माँ पेश आई थी और उस दादी माँ को ये बड़ाई कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। इसके लिए तो कोई भी आदमी को, आपको भी ऐसा लगता होगा कि यदि आपके भैया दीदी मम्मी पापा कोई आपको पूरा कष्ट देते हैं, डांटते हैं, लेकिन उन्हीं की बड़ाई आपके मुंह के सामने कोई दूसरा करता है तो उस समय आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मेरे लिए दुश्मन है, लेकिन इसको क्यों ऐसा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसकी बड़ाई कर रहे हैं। दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह की शुभकामना देने गई थी। अब सोचिए बड़ाई क्यों कर रहे हैं। धन्नो के घर में उसकी बेटी की शादी है ना, तो हर गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग औरतें जो होती हैं वे उस घर में जाती हैं, मंगल गीत गाते हैं, अपनी आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। यही उसकी दादी माँ भी धन्नो के घर जाकर के उसकी लड़की की शादी में आशीर्वाद देती हैं। धन्नो के अनुसार दादी ने न केवल उसका ऋण माफ कर दिया, जो उसके कर्ज थे वही माफ नहीं किया, बल्कि लड़की की शादी हेतु 10 रुपये का शगुन भी दे आई। सोच लीजिए, शादी के लिए जब पैसा मांगने के लिए गई थी तो देने से इनकार कर दिया था कि नहीं हम देंगे, लेकिन जब आज उसके घर शादी है तो
वो उसके घर जाती है शुभकामना देने के लिए उस बच्ची जिसकी शादी है, और धनों को शगुन के लिए 10 रुपये भी देती है। आप बताइए कि इस तरह के जिसके पास दिल हो उसकी बड़ाई क्यों नहीं किया जाएगा। बच्चों, हर लोग एक जैसे नहीं होते। किसी के लिए अगर वो खराब हैं तो किसी के लिए वो अच्छे भी होते हैं। इससे स्पष्ट होता है, जिस तरह से धनों के साथ दादी माँ पेश आती है, उससे ऐसा पता चलता है कि दादी परोपकारी होने के साथ साथ कठोर लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की है। कहने का मतलब ये हुआ, दादी है तो बहुत कठोर सख्त, लेकिन हृदय अंदर से उसका बहुत ही कोमल है। दूसरे के दुख दर्द को वो समझती है, परंतु अगर अवसर मिले तो वो डांटती भी है। इसी तरह से दूसरी तरह की कहानी में मोड़ आता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या ठिकाना। जिसके घर में शादी हो बच्ची का, तो वास्तविक में आप लोग भी देखते होंगे खूब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ बंद, लेकिन उसके खुशी में इधर उधर घूमना, गीत गान होना बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो ऐसी दादी माँ करती हैं। और पड़ोसी आती हैं, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती है। कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ वहाँ कहती है कि कार परोस का शादी विवाह का घर है, अगर मैं अपने हाथ से इसमें सहयोग न करूं तो शायद ये काम होगा भी। जैसे मानो लगती है कि दादी माँ ही सारा काम अकेले कर रही हो, ऐसे बोलते हैं दादी। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। हर कोई जानते हैं बच्चों कि इस तरह के जो कठोर दिल इंसान होते हैं वास्तविक में वो ऐसे होते नहीं। जैसे दादी माँ में हम देखते हैं हर को वो डांटती है, लेकिन जब समय आता है तो वो सहयोग करती है। अगर वो नहीं रहती है और कहीं कोई काम हो रहा है तो अवश्य ही लेट होगा, देर होगा, वो काम करने में समय पर नहीं पूरा होगा। दिन दोपहर में घर लौटा, बाहरी निकासार में दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी। जब लेखक घर आते हैं दोपहर में तो देखते हैं द्वारे पर बैठके पर दादी माँ किसी से बात कर रही हैं और गुस्से हो रही हैं। पास के कोने में रामी चाची खड़ी है, उसके बगल की एक चाची जो है जिनकी नाम रामू है वो खड़ी हैं। सो न होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दी, तेरी आंख में तेरा शर्म है नहीं, मांगने के बाद वह कैसी आई थी। अब वहाँ पर उसकी बच्ची की शादी है और वो पैसा लेने के लिए आई थी, तो किस तरह के जो हर एक आदमी का ये बात है। आपको भी प्रश्न पूछने की बात होती है, सर परीक्षा का समय है, सर बता दीजिए कितना। जब परीक्षा निकल जाता है और वही परीक्षा के पहले भी अगर हम कहते हैं कि इसको याद करके आना, इसको पढ़ा करके लाना, नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन, सर प्लीज़ सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो समय आने पर जब काम पड़ता है तो इस तरह से लोग करते हैं और समय निकल गया तो बस निकल गया। पैरों पर नाक रगड़ पर फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसलें में दूंगी, फसल कटने के बाद पैसे होंगे तो लौटा दूंगी।
मैंने उस समय तो तुम्हारा काम बिगड़ रहा था, तो तुमने हमें किस तरह से बहला फुसला कर इधर उधर करके हमसे पैसा ली, और आज जब लौटाने की बारी आ गई है तो कहती हो कि अगले फसल पे दूंगी, अभी पैसा नहीं है, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, इस तरह से टाल बटोर करती है। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी बोलती हैं कि अब इस फसल पे न दोगी तो अगले फसल पे दोगी, जब फिर दोबारा फसल कटेंगे तब दोगी। दूंगी मालकिन, वो बोलती हैं कि अरे भाई दे दूंगी मालकिन। रमी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ को पैरों पर की ओर झुकी। वो ये कह रही है लौटा दूंगी, समय अभी हमारे हाथ में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, अभी कुछ तकलीफ में है, लेकिन मैं लौटा दूंगी। और दादी माँ के पैर अपने आंचल से पकड़ लेती है। बिटिया की शादी है, माने मेरी बच्ची की शादी है, आप न दया करेंगे तो बेचारी के लिए कौन दया करेगा? निस्तार कैसे होगा, कैसे निवाह होगा, इसकी विवाह कैसे हो पाएगी अगर आप लोग जैसे हमें मदद नहीं करेंगे तो। हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ कहती है कि चल भाग यहाँ से, अभी मैं नहा करके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट जाती है। जब वो उसके आंचल, अपने आंचल उसके पैर पर रखना, दादी माँ के पैर पर रखना चाहती है तो वो पीछे हट जाती है और कहती है कि अभी हम स्नान करके आ रहे हैं, चल बाद में बात करना, चलो चलो चलो। इस तरह से हट जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने का गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कहते हैं अरे जा भाई, चलो माफ कर दो, थोड़े ही नहीं देगी, पैसा देने के लिए जो आपसे उधार ले गई है वो तो तैयार है, देने के लिए तो बोल रही है, अभी इसके पास पैसे नहीं हैं, समय आने पर वो लौटा देगी जरूर। इस तरह से लेखक उनको कहते हैं। और मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए और इतना कह करके लेखक वहाँ से चले जाते हैं। और कई दिन जब इसी तरह से जाने के बाद बीत गए हैं, तो फिर मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कहते हैं कि फिर मुझे याद भी नहीं रहा। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। संजोग ऐसा, लेखक कहीं जा रहे हैं और उनके रास्ते में वो रामू की चाची मिल जाती है। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विह्वल होकर कहा, बहुत ही साधारण ढंग से बिल्कुल कहा, उरीन हो गई बेटा। मैंने वो दादी को पैसा जो लिया था वो उससे हम उकरीन हो गए, मन निवारण हो गया, उनको हमने पैसा लौटा दिया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, वो मेरे मालकिन हैं, भगवान और उनको आगे सफलता दे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। वो कहती हैं कि पीछे के पैसा भी छोड़ दिए। मांगने के समय तो वो कह रही थी जैसे लगा कि एकदम हिटलर, एक पैसा भी माफी नहीं मिलेगा, लेकिन जब देने के लिए जाती है तो कहते हैं पीछे के सभी पैसे माफ, और ऊपर से 10 रुपये दे करके कि भाई देखो आसपास के लोग हंसाई नहीं करें, बेटी की शादी है, बढ़िया से करना, और देता है। तब वो कहते हैं कि वो दादी जो है भगवान तुल्य है, देवता है देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक पूछते हैं कि अरे उस दिन तो उतना डांट रही थी आपको बात, और आज आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। वह तो बड़े लोगों का काम है बेटा, ये
रुपये देकर डांट भी न दे तो लाभ क्या है? अगर उन्होंने पैसा दिया है तो डांटेंगे? ये तो बड़े लोगों को ऐसा ही होता है। उस दिन वो डांट रही थी और आज जब मैंने देने के लिए गया, मैं देने के लिए गई हूँ तो वो सारे पैसे माफ़ कर दिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने लेखक कहते हैं कि जब इस तरह की बात वो बोली दादी माँ के बारे में तो मैं हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। दादी माँ हैं कैसी? दादी माँ दुबला पतला शरीर, सफ़ेद किरारीन धोती पहनने सन, जूट से सफ़ेद बाल व उसे ताजे पानी की बूंदों से टपकने का दृश्य लेखक की आंखों के सामने छा जाता है। वो उनकी बाल जो है, दादी माँ की जो केस है वो बिल्कुल पक चुका है और लेखक उसके बारे में वो बताते हैं कि कैसी थी दादी माँ। और फिर इस कहानी का अगला दृश्य शुरू होता है। उसके कैसे थे दादी माँ, बार बार उसके माथे पे, पेट पर और पाँव को छूना और ज्वर मालूम करना। जब बीमार पड़ते थे ना तब फिर माता को छूते हैं, हाथ को छूते हैं, बुखार देखते हैं तो एक कठोर दिल इंसान, एक नरम दिल इंसान भी बन जाते हैं। लेखक ने यही सब देखा, माथे लगाने, ये पीपल की छाल को पानी पोंछना, वैद्य को दवाइयाँ देना, लेखक ही नहीं गांव के दूसरे लोग को भी दवाइयाँ देना दादी माँ का दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। लेखक अब भी बुखार आता है, वह बात नहीं है जा दादी के समय थी। माने लेखक को वो बुखार के बारे में पूछती है, हर चीज़ को पूछती है और कहती है कि चलो जाओ अब तुम्हें बुखार नहीं आएगा। इसका अगला पार्ट, इसका शेष भाग मैं अगले पीरियड में बताऊंगा। तब तक मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से ये कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे इसको ज़रूर भेजें, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।